साथियों नमस्कार। आपका हिंदी एजुकेशन में स्वागत है। आपका हिंदी एजुकेशन 8-9 में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आज हम आदिकाल के टॉप महत्वपूर्ण 72 क्वेश्चंस देखेंगे। 72-73 क्वेश्चंस जो ये आपके लिए रामबाण होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। आदिकाल के सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है। हिंदी साहित्य के आदिकाल से महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन के लिए रामबाण है। चलिए आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? तो गासा दाताशी ने। हिंदी निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास में समृद्ध है? तो समृद्ध है शिव सिंह सरोज है। शिव सिंह सरोज जो रचना है। दूसरी रचना है मिश्र बंधु विनोद। तीसरी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना है। ठीक है, ये शिव सिंह सेंगर की रचना है। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है और नगेंद्र जी भी लिखे हैं। ठीक है, पर ये रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम काल क्रम के अनुसार विभाजित करने वाले लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्यर्सन है। ठीक है, तो जॉर्ज ग्यर्सन है कालक्रमानुसार। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो सुव्यवस्थित ढंग से लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी के जाता है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? तो कितने कालों में विभाजित किया है? तो 4 कालों में विभाजित किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया? तो आदिकाल का नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और यही सर्वमान्य था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल का कौन सा काल विभाजन सही है? तो कौन सा काल इसमें दिया है? ऑप्शन दिया था, तो पर यहाँ पर सीधे आंसर लिखा हुआ है। तो आप देख लेंगे वीरगाथा काल विगत संवत 1050 से 1375। ठीक है, यही सही है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन। ठीक है, आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है। तो क्या निर्धारित किया है? किसका? भक्ति काल का समय क्या निर्धारित किया है? तो 1375 से 1700। ठीक है, विगत संवत। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है? तो किस काल में रखा है? तो गद्य काल में रखा है। ठीक है, और ये बहुत ही आदिकाल के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है किस लेखक ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नाम से दो भागों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में किसने विभाजित किया है? संधिकाल और चारणकाल। आदिकाल को किसने कहा है? तो सीधे राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वमान्य रूप से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो सर्वमान्य रूप से आधुनिक काल का विगत संवत 1900 से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है? तो अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है आदिकाल का? तो इसका सही जवाब है आपका डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रघर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, ये दोनों लोगों ने दिया है
याद रखेंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भी दिए हैं और चंद्रघर शर्मा गुलेरी ने भी आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया है। आगे चलते हैं। राहुल संस्कृतायन ने आदिकाल को क्या कहा? तो राहुल संस्कृतायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, सिद्ध सामंत काल कहा। हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल के लिए आदिकाल नामकरण अधिक कर्ता संपन्न है, क्योंकि अब इसका देखना है, क्योंकि आदिकाल नाम में वे सभी काव्य प्रवृत्तियां हैं जिसका विकास भक्ति काल और रीति काल में हुआ है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को वीरगाथा काल इसलिए कहा क्योंकि इस युग में वीर गाथा प्रधान कृतियाँ प्रचुर मात्रा में थी, प्रचुरता थी। ठीक है, कृतियों की प्रचुरता थी। आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में किस साहित्य को सम्मिलित नहीं किया? तो रासो साहित्य को और नाथ साहित्य को सम्मिलित नहीं किया है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में किस साहित्य को सम्मिलित नहीं किया था? तो इसमें रासो साहित्य और नाथ साहित्य को सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। वीरगाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतायन ने कहा। साहित्य संधि और चारण काल किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा ने कहा। ये सारे तत्व सही हैं, ये सही क्रम में लगाए हुए हैं। ठीक है, तो किसने क्या कहा है ये देखिए, सभी एक क्रम में लगाया गया है। आगे चलते हैं। आदिकाल को नाम दिया है इन्होंने। अगला है गारसा दत्ताशी कृति। हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया? गारसा दत्ताशी कृति हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया? ये देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी रचना था गारसा दत्ताशी का इस्तवार द लिटरेटिव हिंदुस्तानी नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखना चाहिए था गारसा दत्ताशी की कृति द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान होना चाहिए था, पर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसको रॉन्ग कर देते हैं। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास किस युग को स्वर्ण युग कहा गया? तो किस युग को स्वर्ण युग कहा गया? तो भक्ति काल को कहा गया। ठीक है, और किसने कहा? तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। आगे चलते हैं। कथन असत्य है। कौन सा इसमें असत्य है? तो इसमें ये डी नंबर असत्य है। आदिकाल को धार्मिक साहित्य का पूर्ण है, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं और बाकी सब सही हैं। आदिकाल में धार्मिक साहित्य का पूर्णतः अभाव है, ये गलत है। ये असत्य पूछा है तो ये गलत है। ठीक है, और बाकी सब सही है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम है, सही है। आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 है, ये भी सही है। आदिकाल वीरगाथा काल का सही प्रचलित और मान्य नामकरण है, ये भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी वीडियो में कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे और रिवीजन समझ लीजिए आपका बहुत जल्दी से कवर करा लिया जाएगा आपका सिलेबस। और इस वीडियो को अगर आप तक पहुंचती है तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे।
चलिए आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य सम्मिलित है? तो आदिकाल में कौन सा साहित्य सम्मिलित है? तो इसमें रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य सम्मिलित हैं। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट सी क्वेश्चंस हैं, ये तीनों आदिकाल में सम्मिलित हैं। आदिकाल के साहित्य प्रमुख भाषा क्या थी? तो आदिकाल की साहित्य ये प्रमुख भाषा डिंगल और पिंगल थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आदिकाल की रचना नहीं थी, तो इन सब में से कौन सी रचना नहीं थी? तो इसमें पद्मावत नहीं थी। और बाकी आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो, विद्यापति पदावली, आल्हाखंड, ये तीनों रचनाएं आदिकाल की हैं, पर पद्मावत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आदिकाल के साहित्य का कैसा प्रमुख रस नहीं है? कौन सा इसमें प्रमुख रस नहीं है? आदिकाल साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है इसमें पूछा है, तो श्रृंगार रस नहीं है। ठीक है, आदिकाल के प्रमुख कवियों में कौन नहीं है? इन सब में से देख लीजिए। तो इसमें प्रमुख कवि में से नहीं है तो चंद्रबरदाई हैं जो पृथ्वीराज रासो लिखा, अमीर खुसरो ने हैं, विद्यापति हैं जो विद्यापति की पदावली है, अमीर खुसरो की रचना दो सुखने। ठीक है, पर कुतुबन आदिकाल के प्रमुख कवियों में से नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुतुबन की रचना कौन सी है? आप कमेंट्स करेंगे। आदिकाल के समकालीन कौन सी युगीन सम्मिलित नहीं है? परिस्थिति, एक मिनट, नहीं पूछा है। तो समाज में विभिन्न कलाओं का विकास। ठीक है, ये नहीं है। समाज में विभिन्न कलाओं का विकास, ये नहीं है। और बाकी ये तीनों हैं। राजपूत राजाओं को परस्पर युद्ध, इस्लाम धर्म का विकास, बौद्ध धर्म का पतन, ये आदिकाल में हुआ है, पर ये गलत है। चौथा नंबर गलत है, डी नंबर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के रासो साहित्य के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो कौन सा इसमें असत्य पूछा है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, अलंकारों का अभाव। ठीक है, और बाकी सब सही है। तो पहला क्या है, इसकी अनेक रचनाएं प्रमाणित हैं। ठीक है, आदिकाल के रासो साहित्य के संदर्भ में। दूसरा है, आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, ये सही है। प्राकृतिका विषाद वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों हैं, मगर ये तीसरा अलंकार का अभाव है इसमें, और ये असत्य है। अलंकार है इसमें, अभाव नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने अप्रमाणित माना है। और भी लोगों ने माना है, पर यहाँ पर केवल उस ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये रामचंद्र शुक्ल थे। और किसने माना है? आपको हमने पहले वीडियो करा दिया है पृथ्वीराज रासो, जाके देख लीजिएगा, और ये सारे तत्व वहाँ पर आपको मिल जाएंगे पृथ्वीराज रासो से। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में वर्णित युद्ध वर्णन के पृथ्वीराज चौहान का किसके साथ युद्ध हुआ था? तो किसके साथ युद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है, नायिका कौन है? तो उसमें नायिका कौन है? जिसमें पृथ्वीराज चौहान नायक हैं, तो इसकी नायिका कौन है? तो संयोगिता है। ठीक है, ये भी आप
याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो नाटक के दिया हुआ है, नाटक के पराक्रम और शौर्य स्वाभाविक वर्णन है, ये गलत है। ठीक है, ये असत्य है। यह इसमें क्या क्या सही है? यह वीर और श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। इसमें युद्धों का सजीव वर्णन है। प्राकृति का अत्यंत विशद वर्णन है। ये तीनों सही है, मगर ये गलत है। आगे चलते हैं। अब्दुल रहमान कृति संदेश रासक। तो संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान। किस प्रकार की काव्य है? तो किस प्रकार का काव्य है? तो विरह प्रधान संदेश काव्य है। ये हमने वीडियो आपको करा दिया है और इसको आप जाके देख लेंगे। ठीक है। आदिकाल के साहित्य में रासों का अर्थ है। रासों का क्या अर्थ है आदिकाल के साहित्य में? तो वीर काव्य है। ठीक है। सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य है आपका? तो ब्रजयान परंपरा के सिद्धार्थों द्वारा रचित साहित्य। ठीक है, ये अर्थ है इसका। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें बताना है आपको। तो ये ही असत्य है। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल थी, ये गलत है। सिद्ध साहित्य दोहों तथा चर्यापद में है, ये सही है। सरहपा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं, सही है, मतलब पहले कवि हैं। सिद्ध साहित्य में सहज साधना पर बल दिया गया है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, पर ये गलत है। ठीक है, पिंगल भाषा नहीं है इसमें यूज, इसमें संधा भाषा यूज की गई है। अभी हमने एक वीडियो आपको कराई है, जाके देख लेंगे तो ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट मिल जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में नहीं सम्मिलित किया? तो किसको नहीं सम्मिलित किया था? किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें आदिकाल में अंतर्गत स्वीकार किया था। तो अभी हमने बताया है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। ठीक है, और इस हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें स्वीकार किया और रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वीकार नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की काव्य प्रवृत्ति नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है प्राचीन खड़ी बोली प्रयोग, ये नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों हैं। निम्नलिखित में से आदिकाल की काव्य प्रवृत्तियाँ नहीं हैं, पूछा है इसमें। तो इसमें पहला सही है, प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना है। इसमें धार्मिक साहित्य की रचना है। वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। ठीक है, आदिकाल में, पर ये नहीं है, खड़ी बोली की प्रयोग नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषय संयोजन है? इसमें से कौन सा संयोजन है, इसमें दिखाना है आपको। तो ये इसका सही होगा नीति काव्य विद्यापति की, ये होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। इसमें दिया है जैसे जगनिक रासो साहित्य से संबंधित हैं। ठीक है, नाथ साहित्य से गोरखनाथ हैं। ठीक, और पहेली तथा मुकरियों से अमीर खुसरो है। तो इसमें संयोजन मतलब कौन सा गलत है इसमें? तो विद्यापति जो है नीति काव्य से नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया? तो अभी हमने बताया आपको, संधा भाषा कहा गया। निम्नलिखित आदिकाल
आदिकालीन हिंदी साहित्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो किस का अभाव है, किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो राष्ट्र चेतना का अभाव है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कयासमास वध की किस ग्रंथ का मुख्य प्रयोग है, प्रसंग है? तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, कयास वध किस ग्रंथ का मुख्य प्रसंग है? तो किसका प्रसंग है? तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है। विद्यापति रचित पदावली का भाषा क्या है? तो मैथिली भाषा है। ये आप पहले से जानते होंगे। आगे चलते हैं। आदिकाल के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसको जरूर ध्यान देंगे। ठीक है। सिद्ध एवं नाथ कवियों में से सर्वाधिक कौन प्रभावित है? तो कौन प्रभावित है इसमें से दिया था ऑप्शन, तो इसमें कबीर थे। रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, दूसरा मुख्य रस कौन है? तो श्रृंगार रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का प्रथम महाकवि माना है? तो चंद्रबरदाई को माना है। आपको पृथ्वीराज रासो पूरा एक ही वीडियो में दे दिया गया है, बहुत होगा तो 10 मिनट के वीडियो होगी, उसमें आप देख लेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। 10 से 15 मिनट हो सकता है। 12 बरस ले कुकुर जिए अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किस रचना से ली है? तो आलाखंड से। और इसका दूसरा नाम है बताइएगा क्या नाम है? ये जगनी की रचना है परमाल रासो। ठीक है, इसका दूसरा नाम परमाल रासो है, आलाखंड भी कहा जाता है, ये वहाँ से लिया गया है। इम्पॉर्टेंट है। कौन सा रासो ग्रंथ उत्तर भारत में आलाखंड के नाम से लोकप्रिय रहा? तो देखिए यहाँ पर आ गया फिर परमाल रासो। इसके ये भी हमने करा दिया है, आपको जाके वीडियो देख लेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने। ढोला मारू दोहा किस प्रकार की रचना है? तो लोक काव्य है, ये कल्लोल की रचना है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आदिकाल में डिंगल शैली का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका सही जवाब है युद्ध वर्णन के लिए होता है। इसमें डिंगल शैली का प्रयोग हुआ आदिकाल में, पिंगल का नहीं। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, आपने इससे पहले देखा। अपभ्रंश का भभूति किस कवि को कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। पुष्पदंत जी का एक शॉर्ट वीडियो हमने दिया है, जो बहुत होगा तो 5 से 6 या 7 मिनट का होगा। इनका वीडियो देख लेंगे आप तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। पर पौमचर्यु में किसकी कथा है? तो राम काव्य कथा है। ठीक है, राम काव्य है। पार्थेश्वर बाहुबली रास किसकी है? शालिभद्र सूरी की ये रचना है। सरहपा किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? तो ये सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू जी की भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी छोटी सी, और सारे बिंदु आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। आदिकाल में जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो। ठीक है, इसका सही जवाब हम सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। सिद्ध साहित्य से इम्पॉर्टेंट सारे तत्व एक वीडियो में रखा गया है, वो आपको जाके देख लेंगे मेरे चैनल पर हिंदी एजुकेशन 89 पे, ये भी मिल जाएगा आपको। नाथ साहित्य
नाथ संप्रदाय के प्रवक्ता कौन है? तो गोरखनाथ हैं। ठीक है, गोरखनाथ हैं। आगे चलते हैं। सिद्ध साहित्य का कवि नहीं है, कौन इसमें से नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा, देखो, सरहपा, सरहपा हैं, शबरपा हैं, लुइपा हैं, मगर ये भारीपा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहा जाता है कि चंद्रबरदाई के निधन के बाद पृथ्वीराज रासो के पुत्र ने 1 मिनट फिर से देखते हैं। कहा जाता है कि चंद्रबरदाई के निधन के बाद पृथ्वीराज रासो को उनके पुत्र ने पूरा किया। उनके पुत्र का क्या नाम है? ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो इनके पुत्र का नाम जल्लड़ है और यही एक बुद्धिमान थे। आप पृथ्वीराज रासो हमारी एक शॉर्ट वीडियो देख लेंगे जो हमने 15 मिनट, शायद 16 या 20 मिनट की होगी, तो ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे चंद्रबरदाई से। चलिए, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो राजा पृथ्वीराज तृतीय के। ठीक है, मैथिली कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो विद्यापति को। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औधा भरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये किसका पंक्ति है? तो अमीर खुसरो का है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? दोहा कोश के रचनाकार सरहपा है। पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? तो चंद्रघर शर्मा गुलेरी ने। और किसने दिया था? देख लीजिएगा। तो अभी हमने कराया, सुरेंद्र कौन है बताइएगा आप कमेंट्स करके। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो राव संस्कृतायन ने माना। सिद्ध साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखते हैं। अगला है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। ये पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। पद्मावती समय किस रचना का एक प्रसंग है। ठीक है, पद्मावती समय किस रचना का एक प्रसंग है? ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो का। इम्पोर्टेंट है। मिश्रबंधु तीन भाइयों का संयुक्त नाम है, इसमें कौन सा मिश्रबंधु में नहीं है? तो इनमें से मिश्रबंधु में से कौन नहीं है? हमारे 3 भाई थे। तो श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं और गणेश बिहारी हैं, मगर ब्रह्मदेव बिहारी नहीं है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करेंगे। ये आदिकाल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ये बार बार पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को हिंदी एजुकेशन 89। धन्यवाद।